जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए गाइस, तो मैं ज्योग्राफिकल मैप का जो मैंने लेक्चर शुरू किया था, तो आज ये उसका थर्ड पार्ट है। और जैसे आपने ऑलरेडी पढ़ा है, फर्स्ट पार्ट में हमने लद्दाख और जम्मू कश्मीर कंप्लीट किया और सेकंड पार्ट में हिमाचल प्रदेश को मैंने कंप्लीट किया। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट चाहे वो आर ओ की प्रिपरेशंस कर रहे हो या फिर यूपी पीसीएस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, इन दोनों एग्जाम्स के लिए हाईली टारगेटेड वीडियोस है ये, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से अराइव्स होंगे इंडिया की ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इन सब के बैकग्राउंड के लिए ना बेस में ज्योग्राफिकल का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, फैक्ट जानकारी नहीं होती, फिर उनका इंटरलिंक कैसे कराएंगे। अगर हमारा ज्योग्राफिकल अगर हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा, मैपिंग स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो आप केवल ज्योग्राफी में ही नहीं, हिस्ट्री में भी, पॉलिटी में भी, अदर में भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे उसमें। ठीक है, और जैसे अगर किसी ने ये वीडियोस मतलब इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश की, तो मैं आपसे एक बात कहूँगा, अगर आप चाहते हैं सही तरह से प्रिपरेशंस करना तो इस पूरी सीरीज़ को ना सिस्टमेटिक देखिए, क्योंकि मैं हर चीज़ को एक कड़ी से जोड़ रहा हूँ, तभी हमारा ये ज्योग्राफी इसमें ये पूरी सीरीज़ चलेगी। मैं आरओ और पीसीएस तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा इसी सीरीज़ के थ्रू, और इसकी मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर लिएगा। कोशिश रहेगी कि डेली जो मेरी वीडियोस आया करेगी वो लगभग 4 बजे के टाइम तक मैं पर डे वीडियोस अपलोड कर दिया करूंगा। किसी दिन अगर टाइमिंग अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो ये रिकॉर्डेड वीडियोस एज ए प्रीमियर चलेगी। आप मुझसे कभी भी एट ए टाइम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं वीडियोज़ पर, मैं आपके हर क्वेश्चन का उस पर रिप्लाई करूँगा। ठीक है गाइस, चलिए तो मैं आज बात कर रहा हूँ कौन से स्टेट पे गाइस, तो हमारा है पंजाब। तो पंजाब से पहले ऑलरेडी मैं आपको कौन कौन से स्टेट पढ़ा चुका हूँ, तो मैंने आपको यहाँ पे लद्दाख पढ़ा दिया है और जम्मू और कश्मीर पढ़ाया है। तो मैं पहले यहीं से थोड़ी सी आपको बात कर रहा हूँ लद्दाख पे और जम्मू एंड कश्मीर पे। तो देखिए, जैसे लद्दाख के बारे में आप थोड़ा सा रिकॉल कर लें, आपने पढ़ाया था कि सर ये वाला जो यहाँ का एरिया था तो इसको कहा गया था अक्साई चीन। क्या कहा गया था? अक्साई चीन। और इसका ये अक्साई चीन जम्मू कश्मीर का टोटल 10% भाग है, जिस पर किसने कब्जा किया हुआ है? चाइना ने। और ये जो भाग है ना 10% जिस पे चीन ने कब्जा किया हुआ है अक्साई चीन, वो कब किया था? तो 1962 में। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक जगह है सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? यहाँ पे है सियाचिन ग्लेशियर। और सर ये जो ग्लेशियर है 1984 में इंडियन आर्मी या भारत सरकार ने इस पर क्या कर लिया था? कब्जा। पहले पाकिस्तान के अंडर में आता था ये पूरा इलाका, यहाँ का सियाचिन ग्लेशियर वाला। अब आपको मैंने ये भी बताया था कि 1984 में जब आपका सियाचिन ग्लेशियर को हमने जीता तो 2 ऑपरेशन किए थे, उनके नाम क्या क्या थे ये कमेंट करके आपने मुझे बताना है। और ये मैंने आपको जम्मू कश्मीर की वीडियो में डिटेल से समझाया था। फिर एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ से देखो, ये जो रेड से मैं एरिया कवर कर रहा हूँ इतना, ये वाला इधर का इलाका देखो, ये और इधर का पूरा ये इतना एरिया, इस पूरे क्षेत्र को जो कहा गया है आपको पता होगा, इसे कहा गया था POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र। वह क्षेत्र जो पाकिस्तान के कब्जे में। 1947 में जम्मू कश्मीर का पहला युद्ध हुआ था भारत के बीच में और पाकिस्तान के बीच में। तो एक्चुअली ये था कि इंडियन आर्मी के पहुंचने से पहले पाकिस्तान ने इतने कुछ एरियाज़ पे मतलब ये कब्जा कर लिया था जनरली। तो ये वो एरिया है यहाँ का POK, और इसमें भी कुछ भागों को मैंने डिवाइड किया था अगर आपको याद हो। तो ये पूरा एरिया तो कहलाता है, जिसको मैंने रेड से किया है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और इसकी राजधानी यहाँ पर है, इसकी राजधानी यहाँ पर, इसकी राजधानी मैंने बनाया था आपको अगर याद आ रहा होगा यहाँ पे। तो इसकी POK की राजधानी है मुजफ्फराबाद। क्या राजधानी है? मुजफ्फराबाद। यदि इसमें अगर हम क्षेत्र के हिसाब से डिवाइड करें तो आप पाएंगे यहाँ पे देखो, ये वाला इतना जो इलाका है, ये वाला इतना इलाका, ये वाला, इस इलाके को कहा जाता है बाल्टिस्तान। क्या कहा जाता है? पूरा इलाका वैसे बाल्टिस्तान है। और इसी बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र में यहाँ एक जगह है गिलगित। कौन सी जगह है? गिलगित। क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल्टिस्तान में नहीं आता? तो 3 क्षेत्र आते हैं बाल्टिस्तान में, एक तो गिलगित आता है, एक यहाँ पे सक्सगाम घाटी आता है, दूसरा ये वाला भी जिसको चाइना को दे दिया गया है, और आज़ाद कश्मीर भी इसी का हिस्सा है। ये वाला आज़ाद कश्मीर है यहाँ पे। ये हमने पढ़ा था किसका? जम्मू एंड कश्मीर के बारे में थोड़ा सा रिकॉल कराया है मैंने। यहीं पे 1-2 चीज़ और जान लेते हैं। एक चीज़ और ये समझ लीजिए यहाँ पे कि सर ये जो जगह है यहाँ पे अगर मैं दर्रों की बात करूँ, दर्रे बह रास्ते जो पहाड़ों वाले जो रास्ते होते हैं एक तरह से, तो जनरली मैंने आपको यहाँ पे इस तरह से, जैसे ये श्रीनगर है तो यहाँ इस तरह से श्रीनगर दिखाया था। ये समझ लो यहाँ पे मान लो ये श्रीनगर है, तो श्रीनगर से एक जो दर्रा है वो आपको जोड़ता है जम्मू को, एक जोड़ता है किसे? लेह को, एक जोड़ता है चाइना को,
एक जोड़ता है पाकिस्तान को। अब इन दर्रों के आप मुझे नाम बताइए। तो अगर आप याद करेंगे तो देखो पाकिस्तान की ओर जो जाता है ना, पाकिस्तान में कुर्ता पजामा पहनने वाले बुजुर्ग लोग रहते हैं, तो बुर्जिला, इसका क्या नाम है, बुर्जिला। श्रीनगर से अगर आप पाकिस्तान गिलगित होते जाएंगे तो कौन सा दर्रा आएगा, बुर्जिला। सबसे ज़्यादा कार्य जो करता है ना, चाइनीज़ जो सामान है वो सब खराब होते हैं, और इसने मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करी हैं, करने का ज़्यादा कारण ये, और युद्ध किया था हमसे। तो कराकोरम है यहाँ पे, कौन सा दर्रा है, ये कराकोरम है, जो श्रीनगर से या फिर जम्मू कश्मीर या लद्दाख को किससे जोड़ता है, चाइना से जोड़ता है। फिर एक यहाँ पर है जो जिला दर्रा, जो लेह या लद्दाख को किससे जोड़ता है, श्रीनगर से। ठीक, एक है बनिहाल दर्रा, जो श्रीनगर को किससे जोड़ता है, जम्मू से। तो ये यहाँ का थोड़ा सा ज्योग्राफिकल एरियाज हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। तो ये जम्मू कश्मीर वगैरह एरिया वाला हो गया। और यहाँ पे हमारा हिमाचल प्रदेश आपने पढ़ा था, तो हिमाचल प्रदेश में जो आपको दर्रे बताए थे, मैंने 3 दर्रे बताए थे। एक जाता है चाइना को, एक जोड़ता है जम्मू कश्मीर, एक जाता है पंजाब। तो यहाँ पे आप पाएंगे ये तिब्बत का इलाका है। यहाँ पर एक मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकल कर जाती है पाकिस्तान में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई नदी मतलब पानी होगा, तो पानी में चलाने के लिए नाव जो होती हैं, जो जहाज होते हैं, उनको कहते हैं शिप। तो शिप किला दर्रा कौन सा दर्रा है, यहाँ पे शिप किला दर्रा है, जो चाइना को जोड़ता है हिमाचल प्रदेश से। ये बड़ा क्षेत्र है इधर वाला, ऊपर पूरा ही एक ही राज्य था पहले, कभी जम्मू कश्मीर, अभी 2 हो गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश के ऊपर अगर आप देखेंगे, ये हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ सबसे बड़ा तो जम्मू कश्मीर है। तो इधर साइड में समझ लेंगे बाड़ा लाचा, कौन सा दर्रा है यहाँ पे, बाड़ा लाचला दर्रा हो गया। और पंजाब की साइड में इधर है रोहतांग दर्रा, ये आपने हिमाचल प्रदेश में पढ़ा था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपने पढ़ी थी शिमला, हिमाचल प्रदेश से। एक चीज़ और याद रख लेना, यहीं पर ही रिकॉल जितना करेंगे इतना बेनिफिट है। देखो क्या क्या याद करना है, ये वाला इतना इलाका जम्मू कश्मीर का, ये बाउंड्री किससे बनाता है, अफगानिस्तान से। कितने किलोमीटर थी, मैंने आपको बताई थी 106 किलोमीटर, इतना क्षेत्र है। ठीक, यहाँ से ये चाइना वाला इलाका हो जाएगा। अभी चाइना की बाउंड्री इधर जाएंगे तो हम 3384 इतना है, 3488 किलोमीटर पूरी चाइना की बाउंड्री। पाकिस्तान की ये बाउंड्री है इधर से इधर। अगर पूरी बाउंड्री की बात करूँ तो 2-3 है, कितने 3 हो गए, 2-3 हो गए, आगे 2-3 और लिख दो। तो 3323 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान भारत के साथ में। बस आपसे सवाल ये पूछे जा सकते हैं, किस राज्य की सीमा किससे टच होती है, समझ में आ गया यहाँ पे। तो पहले यहाँ से अगर मैं पंजाब के थोड़ा सा यहीं पे पंजाब समझाऊँ, तो अब यहाँ से पंजाब समझ लो। देखो ये वाला इलाका पंजाब का टच होता है जम्मू कश्मीर से, मैं ये मान के चल रहा हूँ ये पंजाब है, तो पंजाब का ये वाला हिस्सा, यानी कि ये वाला हिस्सा किससे लगा, जम्मू कश्मीर से। इधर ये जो पूरा क्षेत्र आप देख पा रहे हो इतना, ये जो क्षेत्र लगा है ये लगा है हिमाचल प्रदेश से। कितने ज़िले हो गए, देखो अगर कितने राज्यों से, तो एक तो हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक, एक हो गया यहाँ पे इधर हिमाचल प्रदेश। ये जो ब्लैक स्पॉट देख रहे हैं ना, ये वाला जो ब्लैक स्पॉट है ये चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ भी अपने में केंद्र शासित प्रदेश है। तो 2 हो गए यूनियन टेरिटरी, ऊपर जम्मू कश्मीर, नीचे चंडीगढ़। अभी राज्य आया है एक, कौन सा, हिमाचल प्रदेश, ये इधर साइड में। अगर आप देखेंगे तो ये पूरी जो बाउंड्री है ये है हरियाणा से, किससे बाउंड्री है, तो हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया। इधर अगर आप जाएंगे ना, ये वाला येलो वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, तो ये है राजस्थान का इलाका। तो ये इसका मतलब है कि पंजाब की सीमा 3 राज्यों से, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से लगती है। 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है, जम्मू कश्मीर से और चंडीगढ़ से। अगर देश पूछा जाए कितने देशों से लगती है, तो केवल एक देश से लगती है, और वो देश का नाम है पाकिस्तान। क्या ये बात समझ में आ जाएगी यहाँ पे। और ये वाली सीमा कौन सी है, मतलब ये सीमा है भारत और पाकिस्तान के बीच की टोटल सीमा, यानी कि गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक का पूरा भाग, लद्दाख तक का। ठीक, ये क्षेत्र हमने ऐसे सीख लिया। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है बच्चों, तो अब मैं ये इसलिए बार बार इनको केवल एक्सप्लेन करा रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है वो थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। तो यही वाला एरियाज़ यहाँ आप देख लो एक बार जल्दी से कि सर ये वाला कौन सा एरिया हो गया हमारा। सर ये है यहाँ पे अक्साई चीन, जो टोटल कश्मीर का कितने प्रतिशत भाग है, 10%, 1962 में कब्जा है। ये सियाचिन ग्लेशियर, ये सक्साम घाटी, ये मैं ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ा दिया हूँ। अच्छा, कारगिल वॉर कब हुआ था, तो 1999 में। आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको समझाया है कि जो कारगिल युद्ध हुआ था, तो उस टाइम पे 3 ऑपरेशन किए गए, वायुसेना के द्वारा, थल सेना के द्वारा और नौसेना के द्वारा। उनके नाम क्या हैं, ये सवाल आते हैं, मुझे बताइए कमेंट्स करके। फिर क्वेश्चन आ जाते हैं आपसे लद्दाख के बारे में कि लद्दाख में कितने ज़िले हैं, तो 2 ही ज़िले हैं, एक कारगिल है और एक लेह है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं आपसे। जम्मू कश्मीर में यदि आप देखेंगे तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, तो जम्मू कश्मीर में
एक तो जनरली आता है कि जम्मू कौन सी नदी के तट पर है, तवी नदी के तट पर स्थित है यहाँ पे, ठीक, ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे। ये नीचे आ गया हमारा कौन सा, हिमाचल प्रदेश, ये भी ऑलरेडी हम पढ़ लिए। आज हम पढ़ने वाले ये वाला राज्य जिसका नाम है क्या, पाकिस्तान, सॉरी आपका पंजाब, ये राज्य, ठीक है। चलो आगे समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने कश्मीर का इसमें पीडीएफ में ये लगा दिए हैं, आप चाहो तो रिकॉल करने के लिए देख सकते हैं कि कौन कौन सी जगह पे क्या क्या चीज़ें थी। जैसे ये हो गया बारामूला, किस चीज़ के लिए फेमस है, तो बारामूला की मैंने आपको बताई थी, यहाँ का जो हिल है, यहाँ की पहाड़ी जो है बारामूला की, वो मैग्नेटिक हिल्स है, इसके ऊपर से कोई एरोप्लेन जाता तो उसको अपनी ओर क्या कर लेती है, खींच लेती है। ये आपको मुजफ्फराबाद क्या है, ये पीओके की राजधानी है, ये आपको मैं ऑलरेडी समझा ही चुका हूँ यहाँ पे, राइट। पुलवामा आपको पता ही है 14 फरवरी में क्या हुआ था, यहाँ पर अटैक किया गया था। पुलवामा की जो एक हिंसक घटना है भारत के इतिहास की, इतिहास भी नहीं कह सकता हूँ, ये तो आज ही की हमारी अभी सब लोगों को याद है ये घटना है। उसके बाद में एक ये जो ज़िला है ना, देखिए रायसी, तो यहाँ पे क्या है, वैष्णो देवी जी का मंदिर है, ठीक, बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक। यहाँ अगर आप पाएंगे तो यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पे है शिव जी की अमरनाथ वाली यात्रा, उस चीज़ के लिए फेमस है। उधमपुर में हमारा यहाँ पे जो वायुसेना का जो केंद्र है, उत्तरी हेड क्वार्टर यहाँ पर स्थित है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक। उसके बाद में ये यहाँ दे दिया गया आपका हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश भी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा ही चुका हूँ। तो हिमाचल प्रदेश में ये 2 ज़िले हैं, हिमाचल प्रदेश के 2 ज़िले जो चाइना से बाउंड्री बनाते हैं, एक है किन्नौर, एक लाहौल और स्पीति, ठीक। क्वेश्चन आया था कि किन्नौर का मुख्यालय कहाँ पे है, तो रिकोंगपिओ में है। फिर उसके बाद में कुल्लू के पास में यहाँ पर ही मनाली है, यहाँ पर एक पर्वत आता है कौन सा, पीर पंजाल, और यहाँ पर एक पर्वत आता है धौलाधार, धौलावीरा नहीं है, धौलाधार है यहाँ पे। फिर मैंने आपको समझाया था ये जो जगह है ना धर्मशाला, तो धर्मशाला के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि तिब्बत से जब 1959 में चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया था, तो वहाँ के जो बौद्ध धर्म गुरु थे उनको कहा जाता है दलाई लामा, वो वहाँ से आके कहाँ बस गए थे, धर्मशाला में। और हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, धर्मशाला में। यही जो कांगड़ा जो ज़िला है यहाँ का हिमाचल प्रदेश का, तो यहाँ पर है पालमपुर। मुझे बताओ कमेंट करके कि पालमपुर किस चीज़ के लिए फेमस है, ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर मंडी किस चीज़ के लिए फेमस है, हिमाचल प्रदेश में आईआईटी कहाँ पर है, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है हिमाचल प्रदेश में, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप रिकॉल भी हो जाएंगी और आप कमेंट्स करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट्स भी होगा। देखो बच्चों, ये है हमारा यहाँ पे है पंजाब। देखो पंजाब को आप बहुत ही सीरियसली देखोगे यदि, तो नॉर्मल हम देखें सर, पंजाब एक तो ऊपर लगता है जम्मू कश्मीर से, यहाँ पे किससे लग रहा है, यहाँ ऊपर, और छोटा कर देता हूँ इसको मैं, यहाँ से हम पेन का साइज भी छोटा थोड़ा सा रिप्लोस। देखो भाई, ये हो गया जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक। अब जम्मू कश्मीर कैसा है, तो सर जम्मू कश्मीर तो यूटी है, यूटी मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। तो मान लो मैंने माना है ये है पंजाब, पंजाब से कितने केंद्र शासित प्रदेश लगेंगे, तो जम्मू कश्मीर हो गया यहाँ पे, और ये जो इतना एरिया जहाँ मैंने रेड से किया है ना, यहाँ है चंडीगढ़। इसका मतलब है 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा आपका पंजाब से टच होती है। कौन कौन से हैं, एक है जम्मू कश्मीर और सर एक है चंडीगढ़, ये याद रख लेंगे। राज्यों की यदि बात करूँ तो ये है हिमाचल प्रदेश, ये है हरियाणा, और ये कौन सा है, राजस्थान। इसका मतलब ये सीमा यहाँ पे और इतने से इधर और यहाँ पे, ये इसका मतलब कि पंजाब की कितने स्टेट से सीमा टच होती है, तो 5 राज्यों से टच नहीं होती है। केंद्र शासित प्रदेश राज्यों में नहीं गिने जाते हैं, राज्यों में केवल 28 राज्य हैं भारत में। अगर सवाल आ जाए कि हिमाचल प्रदेश पंजाब की सीमा कितने राज्यों से टच होती है, तो 3 राज्यों से। कितनों से लगती है, केवल 3 राज्यों से लगती है। उनमें कौन कौन से राज्य हैं सर, एक हिमाचल प्रदेश है, एक हरियाणा है, एक राजस्थान है, ये याद रख लेंगे। कितने केंद्र शासित हैं, तो 2 हैं। कौन कौन से हैं, जम्मू कश्मीर है और चंडीगढ़ है। अगर देश पूछे कितने देशों से सीमा लगती है, तो ये वाला अगर एरिया हम देखें यहाँ पे, तो ये वाला जो क्षेत्र है इधर है पाकिस्तान। इसका मतलब अगर हमसे देश पूछता है तो सर देश कितने आ जाएंगे, तो देशों की संख्या 1, और वो भी कौन सा, पाकिस्तान। आई होप ये ज्योग्राफिकल एरिया हमें यहाँ से समझ में आ गया, राइट। चलो आगे बात करते हैं। अब आप समझो, मैं ये समझा रहा हूँ, यहीं पे समझिए। ये इधर का इलाका दिया है किसका, पाकिस्तान का, और इधर का इलाका दिया है भारत का। तो आप अगर ये देख पा रहे हैं कि मैं ये घटना ये बता रहा हूँ कि ये जो आज हमारा पंजाब है प्रेजेंट का, ये वाला पंजाब, ठीक है, और यहाँ से ये वाला पंजाब, इतना एरिया पूरा कहलाता था पंजाब।
यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये पंजाब है, यहां पे पंजाब है। इस पूरे पंजाब से रिलेटेड एक क्वेश्चन याद रखेंगे, सिकंदर की घटना है। सिकंदर महान का नाम सुना ही होगा आई थिंक। तो सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। कहाँ पे? भारत पे। तो सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर अटैक किया था। तो भारत में कहाँ पर किया था? तो पंजाब में। कहाँ पे किया है? पंजाब में किया था। उस समय यहाँ का राजा था पोरस। क्या ये बात समझ जाएंगे यहाँ पे? और ये कौन सा वाला पंजाब है? आज वाला पंजाब नहीं है जो पाकिस्तान और भारत दोनों में था। ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे एक और घटना, सर ये जो पंजाब है जो आज भारत और पाकिस्तान में बटा हुआ है, इस पंजाब का विभाजन कब हुआ? विभाजन, यहां से सवाल आएगा। तो इसका विभाजन हुआ था 1947 में हुआ था। किसके आधार पर हुआ था? तो ये सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ था। मतलब इधर वाला जो ऐसा मान लो, मैं यहां समझा देता हूं कि मान लेते हैं कि भाई ये हमारा क्या है? पंजाब है। कितने भागों में टूटा? 2 भाग में। इधर वाले पंजाब को कहा गया पूर्वी पंजाब, पूर्वी पंजाब। इसको कहा गया पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी पंजाब। ठीक है, ये बात समझ लेना। तो जो पूर्वी पंजाब है ये किसको मिला था सर? ये भारत को मिला। और ये पश्चिमी जो पंजाब है आज ये कहाँ पर है? ये है पाकिस्तान में। ठीक, ये घटना। तो पूर्वी पंजाब से पश्चिमी पंजाब के बीच में एक ट्रेन चलती है, या फिर आप डायरेक्ट ऐसा समझ लो भारत से पाकिस्तान के बीच में। किसके बीच में? भारत से पाकिस्तान के बीच में। मैं कौन सा कलर ले लेता हूँ? यहाँ पे हम ले लेते हैं ब्लू कलर। देखो ये समझ लेना, इससे ये मान लो पटरी है। ठीक, ट्रेन का नाम पूछा जाता है और ये ट्रेन कब शुरू की गई, 2 सवाल आते हैं। तो ये जो यहाँ पे ट्रेन चलाई गई, इस ट्रेन का अगर आपसे नाम पूछे ट्रेन, तो ट्रेन का नाम है समझौता एक्सप्रेस। क्या नाम है? समझौता एक्सप्रेस। ये ट्रेन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, क्योंकि मैत्री ट्रेन के नाम से वो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। इसीलिए समझौता जो ट्रेन है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है, पंजाब और लाहौर के बीच में। ठीक, और आप ये भी देख लो, शहरों के सामने देख लो, पंजाब और लाहौर। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? अब ये जो ट्रेन है इसकी शुरुआत कब हुई थी सर? इस ट्रेन की अगर शुरुआत से क्वेश्चन आ जाए तो 22 जुलाई में शुरू हुई थी। कब? 22 जुलाई 1976, 1976 में शुरू की गई थी। वर्तमान में ये बंद है। क्या ये बात समझेंगे यहाँ पे? एक और बात समझ लो, ये जो पंजाब है 2 भागों में, तो यहाँ इधर वाले पंजाब की भी और इधर वाले पंजाब, दोनों पंजाबों की जो भाषा है, राजभाषा, वो पंजाबी है। कैसी है? पंजाबी है। अंतर है लिपि का। दोनों पंजाबों की जो भाषा है, यहाँ की भी मान लो, यहाँ की भाषा भी कैसी है? यहाँ भी पंजाबी यूज़ होती है। और यहाँ भी कैसी है? यहाँ पर भी पंजाबी है। भाषा दोनों की कैसी हो गई? पंजाबी है। अंतर है लिखने का। ये जो भाषा है इसकी लिपि, लिपि अगर किसी को नहीं पता तो लिपि का मतलब होता है स्टाइल ऑफ राइटिंग या अक्षर की बनावट। जैसे इंग्लिश में के ऐसा बनाया, ये भी के है, तो ये रोमन लिपि में लिखा गया। ये भी के लिखा हुआ है लेकिन ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है। ये भी के है लेकिन ये फारसी लिपि में लिखा गया है। ये भी के है, ये आंसू लिपि में के लिखा गया है। समझे यहाँ पे? उसके बाद में इस तरह से ये सब के हैं। क्या है? ये लिपि है। जैसे पंजाबी में इस तरह से क्या बनाते हैं, ये गुरुमुखी में लिखा गया है। तो पंजाबी जो भारत में यूज़ होती है, पंजाबी या भारत वाले पंजाब में, इसकी कौन सी लिपि है? गुरुमुखी है। तो ये गुरुमुखी लिपि में यूज़ होता है यहाँ पे। और यदि हमसे ये पूछ लिया जाए, पहली बात तो ये पाकिस्तान का हमसे नहीं पूछता है कि पाकिस्तान में कौन सी लिपि का यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि पाकिस्तान में कौन सी लिपि यूज़ करते हैं, तो पाकिस्तान की जो लिपि है उसका नाम है शाहमुखी। क्या नाम है? यहाँ की जो लिपि है, लिपि, उसका नाम है शाहमुखी। यूपीएससी में तो पूछा जा चुका है 2 बार। अगर कोई यूपीएससी का एस्पिरेंट्स अगर देख रहा हो तो चेक कर सकता है। तो शाहमुखी ये लिपि है, अक्षर की बनावट, ऐसा समझ लेंगे फिलहाल। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? तो अभी हमने बेसिक क्या क्या सीख लिया है कि हमें एक तो ये समझ में आ गया यहाँ पर। एक और बात समझो यहीं पर ही, एक बात यहाँ से ये सीखनी है कि जो भारत के को हमारा जो भारत वाला जो पंजाब था, कौन सा वाला? ये वाला पंजाब, ऐसा मान लो, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये जो पंजाब था, तो एक्चुअल में ये पहले छोटा क्षेत्र था। इसमें क्या जोड़ा गया था? तो इसमें पेप्सू वाले क्षेत्र को जोड़ा गया था। एक शब्द आपने कई बार सुना होगा, PEPSU, पेप्सू वाला
क्षेत्र जोड़ा गया था। ये क्या कहानी है भाई? मैं कह रहा हूँ जैसे मान लो भाई ये पंजाब था, ये पाकिस्तान को दे दिया, ये भारत को, तो भारत के पास इतना छोटा था, तो इसमें हमने और क्षेत्र और ऐड कर दिया है और अब आके इतना बड़ा पंजाब बन गया। आज का ये पंजाब इतना है, तो आज का जो पंजाब है वो किससे के जुड़ने से, एक वो पाकिस्तान वाला जो पूर्वी पंजाब था प्लस पूर्वी पंजाब प्लस आपका पेप्सू वाला क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों को मिलाकर बना है आज का वर्तमान पंजाब। और फिर इस पंजाब का भी आगे चल के विभाजन हो गया किस किस में, इस पंजाब से आपका एक यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ बन जाएगा और एक यहीं से बना है हमारा हरियाणा, वो अभी आगे समझाऊंगा मैं। कई बार पेप्सू की आपसे फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है, कई बार पूछी जा चुकी है, इसीलिए इसको बहुत ही मतलब इसको मैं नोट करके लिखा रहा हूँ और ये खास पॉइंट है। ठीक, अगर पेप्सू को देखो इंग्लिश में पटियाला बोलेंगे, पी से पटियाला, ई का मतलब होता है ईस्टर्न, पी का मतलब पंजाब, एस का मतलब स्टेट ऑफ यूनियन, ये इसकी इंग्लिश की फुल फॉर्म होती है। मैं हिंदी में लिख देता हूँ पटियाला, पटियाला, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ यूनियन, मतलब राज्य संघ, इतना ये हो गई इसकी फुल फॉर्म। ठीक, तो सवाल यहाँ से आ जाता है, पेप्सू से रिलेटेड आ जाएगा। ठीक, फिलहाल आपको यहाँ से बेसिक मैंने आपको समझा दिया है क्या क्या चीज़, कि सर इसका विभाजन हो गया था कब, 1947 में। पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को मिल गया, कुछ हिस्सा किसको मिल गया था, भारत को, और भारत वाले पंजाब वाले हिस्से में पेप्सू वाले क्षेत्र को जोड़कर एक बड़ा पंजाब बना दिया गया। क्या यहाँ तक हमारी कहानी समझ में आ गई आपको? चलिए, तो अब मैं आगे समझाता हूँ यहीं से रिलेटेड। पॉइंट नंबर 1, अब यहाँ से विभाजन हो गए, अब मैं बात कर रहा हूँ पंजाब के गठन की, जो फाइनल गठन हुआ है। तो अगर आपसे यह क्वेश्चन आए कि ये बताओ कि पंजाब का गठन कब हुआ, ये क्वेश्चन आएगा, तो आपको उसका रिप्लाई करना सर 1 नवंबर, और कब हुआ था, 1966 में, 1 नवंबर 1966 को पंजाब का गठन हुआ। ये क्या कहानी है सुन लो। जैसे मान लो, ऐसा मान लेता हूँ मैं सर, ये है हमारा पूरा पंजाब, ठीक है बच्चों, इसी में हमारा पेप्सू वाला क्षेत्र भी शामिल है, पूर्वी पंजाब वाला भी है, ये पूरा कंप्लीट है। अब अकाली दल के एक तारा सिंह थे, उनके नेतृत्व में एक अभियान चलाया गया था कि पंजाब में जो हिंदी भाषा बोलते हैं उन लोगों को एक अलग राज्य चाहिए। समझ में आ गया यहाँ पे? तो ये डिमांड हो रही थी, इसीलिए क्या किया गया, 1 नवंबर 1966 में अब पंजाब का कर दिया गया विभाजन। पंजाब का क्या कर दिया गया, विभाजन, इस तरह से। ठीक है, तो ये वाला बन गया पंजाब और ये बना हरियाणा, 2 राज्य। इसका मतलब था पंजाब का पंजाब तो रहा, एक नया राज्य बना दिया हरियाणा, और ये हरियाणा 17वां राज्य बना। ठीक, अब इन दोनों की यहाँ पे एक राजधानी बना दी। तो आप देखेंगे कि ये जो जगह है जिसको मैं रेड से सर्कल कर रहा हूँ, इसका नाम है चंडीगढ़। चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ में समस्या ये थी कि पंजाब वालों से कह रहे थे भी आप लुधियाना को, क्योंकि लुधियाना पंजाब का सबसे बड़ा शहर है, उसको बना लीजिए, अमृतसर को बना लीजिए आप अपनी राजधानी, और हरियाणा वालों से कहा जा रहा था या तुम अपनी राजधानी पानीपत, सोनीपत बना लीजिए, रोहतक को बना लीजिए। लेकिन हरियाणा ने भी कहा हम अपनी राजधानी किसको बनाएंगे, हम अपनी राजधानी चंडीगढ़ को बनाएंगे। पंजाब वालों ने भी कहा कि हम अपनी राजधानी किसको बनाएंगे, चंडीगढ़ को बनाएंगे। इसलिए क्या गया सर, पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ को बना दिया गया, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ को, और चंडीगढ़ को इसी वजह से फिर घोषित किया गया केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। इसका मतलब हुआ कि अब चंडीगढ़ अपने में क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये भी कब बना था, तो इसका मतलब है कि पंजाब का जिस टाइम पे विभाजन होकर पंजाब से हरियाणा अलग बना, तो हरियाणा जब बना था उसी टाइम पे चंडीगढ़ बना, और चंडीगढ़ को कैसा प्रदेश बना दिया था, केंद्र शासित प्रदेश। तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ खुद अपने में केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी भी क्या है, चंडीगढ़ है। क्या ये बात समझ में आ गई? और एक और खास बात है, हरियाणा पे हिंदी भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का ये प्रथम राज्य है। हिंदी भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है। तो हिंदी भाषा वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, कभी भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य नहीं है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, लेकिन हिंदी भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना था, हरियाणा बना था। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे?
चलो, तो इससे आपने सीख लिया कि पंजाब से क्या क्या बन गया, पंजाब से हरियाणा बना, पंजाब से केंद्र शासित प्रदेश बन गया है चंडीगढ़। ठीक, चलो अब ये हमारे सामने है पंजाब। देखो ये ऊपर का अगर एरिया अगर आप देखते हैं तो ये वाला जो ज़िला है पंजाब का फर्स्ट वाला ऊपर वाला, इसका नाम है यहाँ पे पठानकोट, इसको हम ध्यान में रखेंगे। गुरुदासपुर को याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा है करतारपुर कॉरिडोर। होशियारपुर में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं इसलिए खास है। ठीक, पठानकोट किस लिए खास है, क्योंकि यहाँ पे आतंकी हमला हुआ था। पठानकोट में आपने सुना ही होगा, क्या बात समझ में आ गई यहाँ पे, तो पठानकोट हो गया फेमस इस वजह से। गुरदासपुर में यहाँ पे करतारपुर आपका कॉरिडोर है। होशियारपुर में क्या, पंजाब में सबसे ज़्यादा जो वन है वो होशियारपुर में पाए जाते हैं। अमृतसर में एक तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पंजाब में दो क्या हैं बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। एक तो होते हैं डोमेस्टिक, मतलब जैसे यूपी से आप अगर एयरपोर्ट मतलब फ़्लाइट लेंगे तो वो केवल दिल्ली में या इंडिया में जाएगी, विदेश में नहीं जाएगी। अगर कोई यूपी से फ्लाइट अगर यूपी की बजाय अगर वो दूसरे देश में जाती है तो उस फ्लाइट को कहा जाएगा इंटरनेशनल। तो पंजाब में कितने एयरपोर्ट हैं इंटरनेशनल, दो हैं, जिसमें अगर एक अमृतसर में। दूसरा अमृतसर में क्या है कि भाई अमृतसर से कई क्वेश्चन फैक्ट्स पूछे जाएंगे। अमृतसर की स्थापना किसने की, यहाँ का जो स्वर्ण मंदिर है उसकी, वो जो स्वर्ण मंदिर है उसकी नींव किसने रखी थी, सूफी संत एक मियाँ मीर उनके द्वारा रखी गई थी। क्वेश्चन आ जाएगा जो स्वर्ण मंदिर है उस पर सोने की चादर किसने चढ़वाई थी, निर्माण किसने करवाया था। और जो सिख हैं पूरे भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर सिख बहुमत में है, तो ये पंजाब हो गया। इस तरह से हम याद रखें। कपूरथला में क्या है, रेल कोच फैक्ट्री है यहाँ पर। जालंधर हमें याद रखें, कपूरथला यहाँ से याद रखेंगे, जालंधर आपको ध्यान में रखना है। ठीक, उसके बाद में यहीं से अगर आप देखेंगे तो लुधियाना सबसे बड़ा शहर ज़िला है। सबसे बड़ा क्या है, ज़िला है कहाँ का, पंजाब का, इसको आपने जनरली याद रखना है। उसके बाद में एक ये भटिंडा है, भटिंडा में रज़िया सुल्तानों को कैद कर दिया था यहाँ पर। ठीक, ये याद रख लेंगे। पटियाला में पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री है, इसलिए भी याद रखना है हमें यहाँ पे। चंडीगढ़ क्या है, देखो ये है चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ इधर टच होता है हरियाणा से। ठीक, हरियाणा से, और तीन ओर से किससे घिरा है, पंजाब से। तो अगर कोई पूछे कि चंडीगढ़ कहाँ है, क्या पंजाब में, तो चंडीगढ़ पंजाब में नहीं है, तीन ओर से पंजाब से घिरा है, क्योंकि चंडीगढ़ अपने में एक खुद राज्य है, ये भी याद रखना है आपने। ठीक, मैं इन सबके बारे में आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन बाई वन करके। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई। चलो, तो यहाँ पर आगे फिर से वही पंजाब का मैप दिया गया है। आप जब ये PDF आपको मिलेगा मेरे उस पर मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप वहाँ से क्या कर लेंगे, वहाँ से जाके उसको ओपन करके इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपको समझाता हूँ पॉइंट टू पॉइंट इसमें से क्या क्या चीज़ें और आपके एग्जाम में आ सकती हैं। तो पॉइंट नंबर 1 देखो, सबसे पहले हम पंजाब के अर्थ से बात करेंगे। पंजाब ये जो शब्द है इसके अर्थ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक, तो पंजाब जो शब्द है ना, तो अगर मैं इसका अर्थ समझाना शुरू करूं तो आप देखो इसमें लिखा है पंज प्लस आब बराबर बना है पंजाब। क्या बन गया इससे, पंजाब। इस तरह से ये पंजाब बना है। ठीक, पंजाब। अब आप सुनो, तो अर्थ में पंज का मतलब होता है, पंज का तो मतलब होता है 5, आब का मतलब होता है पानी, जल या नदी, लेकिन नॉर्मल पानी होता है। आब का मतलब सिर्फ पानी होता है। जैसे आपने सुना होगा कि मुस्लिम्स में मक्का या सऊदी अरब से वो पानी जल लेकर आते हैं, उस जल को कहते हैं वो आवे जमजम। तो आवे जमजम, आवे जमजम, आव का मतलब है पानी, जमजम मतलब जमा हुआ पानी, आवे जमजम। ऐसे जैसे आपने सुना होगा यूरिन है, मूत्र है, उसको भी क्या कहा जाता है, पेशाब। पेश मतलब होता है सामने, आब का मतलब होता है पानी। समझ में आ गया यहाँ पे। तो इसका मतलब है आब। जैसे दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं दो आब। दो मतलब दो के बीच में, आब मतलब पानी, दो के बीच का पानी मतलब दो नदियों के बीच का पानी होता है। मतलब जो क्षेत्र होता है उसको कहा जाता है दो आब। जैसे मान लो ये नदी है रावी, मान लो ये नदी हो गई व्यास, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, रावी और व्यास के क्षेत्र का बीच का, इसको हम कहते हैं बारी दो आब। बारी दो आब, आगे समझाऊंगा मैं। तो इसमें आपका मतलब भी समझ में आया आपको यहाँ पे, तो ये याद रख लेंगे। तो पंजाब जो शब्द है एक्चुअली ये किससे बना है, तो पंज प्लस आब, 5 नदियों से। तो ये क्या है, जनरली ये 5 नदी हैं, 5
नदी। तो पहले पंजाब में 5 नदियां हुआ करती थी, लेकिन ये वाला जो एरिया है ना यहाँ का, जो पाकिस्तान में चला गया है, तो अभी वर्तमान में क्या होता है, पंजाब में केवल 3 नदियां बहती हैं यहाँ पे। देखो, एक नदी यहाँ से चली आएगी, 2 इधर चली जाएंगी। प्रेजेंट में अगर आप देखें कौन कौन सी नदी है, तो यहाँ पे एक रावी होगी, यहाँ पे एक व्यास है, सतलज में आके मिलती है, इस तरह से। तो वर्तमान में अगर देखें तो 3 नदी हैं ये वाली, बस भारत वाले पंजाब में। यदि इस पूरे पंजाब को मान ली जाए तो पहले टाइम पे 5 नदी हुआ करती थी। इन 5 नदियों के क्षेत्र को कहा जाता था पंजाब। पेप्सू वाला जो क्षेत्र है पंजाब। क्या ये बात समझ में आई? तो कौन कौन सी 5 नदियाँ थी? तो वो 5 नदियों में एक नदी तो है झेलम। कौन सी नदी है? झेलम है सबसे ऊपर, वो आके मिल जाती है किसमें? चिनाब में। उसके बाद में एक नदी है रावी, ये भी जाकर झेलम में चिनाब में मिल जाती है। उसके बाद में एक नदी है व्यास, जो सतलज में मिलती है। और एक नदी कौन सी हो गई? सतलज। तो ये वाली आपकी 5 नदियों का जो क्षेत्र है उसी को कहा जाता है क्या? पंजाब। समझ में आ गया? यहाँ पे पंजाब की राजधानी मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्या है? चंडीगढ़ है बच्चों। अब आगे समझते हैं नया पॉइंट। तो अगर पूछा जाए कि पंजाब में कितने ज़िले हैं, तो मैं आपको बता दूं पंजाब में अब तक कितने ज़िले थे। पहले 22 ज़िले थे, एक और नया ज़िला बना दिया गया, बराबर कितने हो गए? 23। अगर आपसे 23वां ज़िला अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है, तो उसका बच्चों नाम है मलेरकोटला। क्या नाम है? मलेरकोटला। ये नया ज़िला 23वां। ठीक है। फिर यहाँ से कुछ छोटे छोटे आपको पॉलिटिकल फैक्ट पूछ सकता है, जैसे वर्तमान में कौन कौन पूछेगा। जैसे एक तो पूछा जाएगा राज्यपाल, पंजाब का वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो पंजाब की जो प्रेजेंट राज्यपाल हैं उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। ठीक, ये हो गए। अगर आपसे पूछा जाए कि पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम, क्या पूछा जाए? सीएम। कि पंजाब के सीएम कौन है प्रेजेंट में, तो सीएम कौन है? उनका नाम है क्या? भगवंत मान करके नाम है, भगवंत मान। आप पार्टी की सरकार है यहाँ पे, केजरीवाल वाली। ठीक है। विधानसभा से यदि अभी आपको पता है हाल ही में इलेक्शन हुए थे, जनरली पता रहा होगा चुनाव के बारे में, लेकिन इलेक्शन तो काफ़ी पहला हो चुका है तो इसलिए इलेक्शन तो आएंगे नहीं। लेकिन विधानसभा में सीटें पूछी जा सकती हैं। कितना सीट है? तो 117 सीट हैं यहाँ पे। कितना सीट है? 117 विधानसभा की। यदि संसद या पार्लियामेंट के बारे में आपसे पूछा जाए तो पार्लियामेंट के बारे में आप समझ लो लोकसभा की कितना सीट है? 13 सीट हैं। राज्यसभा की सीटें आपसे पूछी जाएँ तो 7 सीटें हैं राज्यसभा की। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? और क्या पूछ सकते हैं आपसे? हाई कोर्ट पूछा जा सकता है यहाँ का, पंजाब हाई कोर्ट। तो पंजाब हाई कोर्ट एक्चुअली में क्या है, तो ये किस किस का हाई कोर्ट है मैं आपको ये बताऊँ। एक तो पंजाब का हाई कोर्ट है ये, प्लस हरियाणा का भी हाई कोर्ट है, प्लस चंडीगढ़ का भी हाई कोर्ट यही है। इन तीनों का संयुक्त हाई कोर्ट है ये वाला। और ये हाई कोर्ट है कहाँ पर? अगर आपसे इसकी स्थानीय जगह पूछ ले तो ये चंडीगढ़ में है। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। तो इसका मतलब है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का कॉमन हाई कोर्ट है, केवल एक ही हाई कोर्ट है। और जो किस शहर में है, तो वो कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। और इसके अंदर लगभग 85 जजेस हैं। कितने जज हैं यहाँ पे? अगर आपसे जज पूछा जाए तो 85 हैं, जबकि केवल पंजाब स्पेशल में पूछा जाएगा, अदरवाइज़ ये नहीं आएगा। मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ फिर भी कि 64 आपका 64 क्या है? स्थायी हैं, और 21 कैसे हैं? अतिरिक्त हैं, जो इनको मतलब कार्य के लिए सौंपा गया है। तो ये हो गया हमारा पंजाब के बारे में बेसिक बात। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं पंजाब से रिलेटेड। एक तथ्य मैं आपको अभी बताया था ऊपर, ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ कभी बाद में मुझे याद ना रहे। तो एकमात्र राज्य है, एकमात्र राज्य जहां सिख बहुमत में हैं। जिसको ये बात नहीं समझ में आई तो उसका मतलब समझो, अगर हम धर्म के अकॉर्डिंग डिवीज़न देखें तो सबसे ज़्यादा पंजाब में कौन लोग रहते हैं? तो सिख रहते हैं। और सिखों की जो संख्या है, तो बहुमत का मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो किसकी है? सिखों की है। कौन सा राज्य वो? ऐसा पूरे भारत में केवल एक ही मात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे कौन बहुमत में है? वो हैं सिख। ठीक। अब पंजाब से रिलेटेड हम राज्यों तक पहुँचे, उसके जो ज़िले हैं उनकी स्पेशलिटी देखने से पहले मैं थोड़ा सा इतिहास समझाता हूँ। पंजाब का यदि इतिहास से बात किया जाए तो जो तथ्य पूछे जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती है, मैं आपको केवल वही बता रहा हूँ। पहली बात तो आप ये जान लो। एक तथ्य ये हो सकता है आपसे पूछा जाए पुरापाषाण काल से, पुरापाषाण काल।
तो पुरापाषाण काल से क्या क्वेश्चन आता है? पुरापाषाण काल वह काल है जिस काल में आग का आविष्कार हुआ था, यानी कि प्रागैतिहासिक काल की बात है। तो पुरापाषाण काल का एक स्थल है, वो पूछा जाता है कि स्थल है कहाँ पर? तो पुरापाषाण कालीन स्थल, पूरा तथ्य लिख देता हूँ मैं इस तरह से, कालीन स्थल, और उस स्थल का नाम है सोहन की घाटी। क्या नाम है? सोहन की घाटी। तो सवाल आएगा कि सोहन की घाटी एक पुरापाषाण कालीन स्थल है, वर्तमान में भारत के किस राज्य में ये है, मतलब ये क्षेत्र पड़ता था या है? तो ये पंजाब में है। क्या ये बात समझ में आ जाएगी यहाँ पे? इस तरह से इसको याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता, अब देखो इतिहास अगर आपको ने जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो मैं इसको यहाँ पे ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन करूँगा नहीं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का स्थल पूछा जाता है कि पंजाब में कौन सा यहाँ का स्थल है, तो उसका नाम है रोपड़। क्या नाम है? रोपड़। आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए एक हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है जो पंजाब में स्थित है? वो रोपड़ है, जो सतलज नदी के तट पर स्थित है। ठीक, उसके बाद में तो ये आपका प्राचीन इतिहास हो गया। मध्यकालीन इतिहास में यदि मैं जाता हूँ, मध्यकाल इतिहास में, तो एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा, महमूद गजनबी। महमूद गजनबी, समझो, महमूद गजनबी वह व्यक्ति था जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए हैं। आक्रमण कितनी बार? 17 बार अटैक किए। अब इन 17 बार में से सबसे फेमस तो इसका 16वां अटैक था, वो सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, 16वां फेमस था। ये आपको पढ़ा ही होगा बहुत सारे बच्चों ने। लेकिन क्वेश्चंस क्या आता है, सुनो, महमूद गजनबी की एक स्ट्रेटजी सुनिए। जैसे मान लो कि सर ये वाला तो एरिया, मान के चलता हूँ कि सर ये वाला एरिया हो गया भारत का, ठीक है, ये मान लेता हूँ मैं अफगानिस्तान। कौन सा? ये अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान में यहाँ पर एक जगह है अफगान, ठीक, और यहाँ पर हमारी एक जगह है पंजाब। तो अफगानिस्तान से आता था महमूद गजनबी और इंडिया पर अटैक करता था। ये जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया है। कितनी बार आकर अटैक किया है? 17 बार अटैक किए। एक चीज़ और यहाँ से आपको ध्यान रखनी है, देखो, वो ये, सर यहाँ पे तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से एक नदी निकलती है और जाके अरब सागर में मिलती है, जिसका नाम है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का जो बेसिन है, बेसिन कहते हैं वह पूरा क्षेत्र जहाँ तक वो रेत तक भी, मतलब उसके नदियों के किनारे के जो तट होते हैं, जैसे मान लो नदी का पानी तो इतने में बह रहा है केवल, ठीक, लेकिन कभी कभी बाढ़ के टाइम पे यहाँ तक पानी पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ तक इससे आगे नहीं पहुँच पाता है, तो ये पूरा इलाका बेसिन होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पे बाढ़ आ जाती है बारिश के दिनों में, वर्षा ऋतु के टाइम पर भयंकर। तो महमूद गजनबी की स्ट्रेटजी ये थी कि महमूद गजनबी जनरली क्या होता था, ये अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारत आता था और क्या करता था, ये वापस अफगानिस्तान चला जाता था। कहाँ पे? मार्च अप्रैल में लौट जाता था। मई जून के महीने में ये कभी भारत नहीं रुकता था। इसे ऐसा डर लगता था कभी ऐसा ना हो कि भारत में फंस जाए और भारत के जितने भी राजा मिलकर इसको कूट दें, ठीक, ऐसा होता था। तो यहाँ से कहानी क्या है वो समझिए। तो कहानी ये है कि महमूद गजनबी केवल इंडिया आता था, लूटता था, वापस चला जाता था, इंडिया आता था, लूटता था, वापस चला जाता था। अफगानिस्तान में जगह है, लेकिन किसी भी क्षेत्र को जीतकर, पहले राजा क्या करते थे, क्षेत्रों को जीतते, अपने साम्राज्य में मिलाकर अपना साम्राज्य को बढ़ाते थे। लेकिन महमूद गजनबी ने इतने अटैक किए, किसी भी क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया सिवाय पंजाब के। किसे छोड़कर? तो क्या कहाँ क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन आएगा महमूद गजनबी की एकमात्र स्थायी विजय कौन सी थी? तो महमूद गजनबी की एकमात्र स्थायी विजय या स्थायी आक्रमण, तो कहना पंजाब अभियान। पंजाब अभियान का मतलब भी आक्रमण होता है, ठीक है। यानी कि महमूद गजनबी ने भारत पर जितने भी 17 अटैक किए, उनमें से केवल कौन सा अटैक इस पर्पज से किया था कि इसको मैं जीतूंगा, अपने साम्राज्य में मिलाऊंगा, वहां पे अपनी सेना की छावनी रखूंगा। ऐसी उस जगह का नाम था पंजाब। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? तो हमने सीख लिया यहाँ से पंजाब के बारे में, राइट। मध्यकाल हो गया। और मध्यकाल के बाद में अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूँ यहाँ से, तो मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो एक कहानी सुनिए। भारत पे क्या था? मुगलों का राज था। भारत पे कौन थे? पहले मुगल थे। मुगलों के बाद में ब्रिटिश आ गए। कौन आ गए थे? ब्रिटिश आ गए थे। तो कहानी ये है कि मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई ये है पंजाब। ये कौन सी जगह है सर? ये है पंजाब, ठीक है। तो पंजाब में कब से कब तक सिखों ने शासन किया है?
पंजाब पर सिखों ने कब से कब तक शासन किया है? तो 1801 से लेकर 1849 तक सिखों का शासन था। सिखों का शासन। उससे पहले किसके क्षेत्र में रहा होगा? इसका मतलब है कि पहले ये रहा था मुगलों के, और मुगलों के बाद में सिखों के, सिखों के बाद में क्या हुआ, यहाँ से अगली कहानी जान लो। देन उसके बाद में अंग्रेजों ने कब कब्जा किया? क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों ने पंजाब पर कब अधिकार किया या उसको अपने ब्रिटिश साम्राज्य में कब शामिल किया? तो 1849 में, 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना या अंग बना? हिस्सा बना। इस कहानी से क्या समझे? इसका मतलब ये ठीक समझ में आया कि सर 1849 तक, 1801 से लेकर 1849 तक पंजाब पर किसका कब्जा था? सिखों का शासन था। लेकिन सिखों के शासन के बाद में फिर पंजाब पे किसका कब्जा हो गया? यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का कब्जा हो जाता है। ठीक है गाइस, चलो आगे समझ लेंगे। आगे मैं कुछ आपको छोटे छोटे फैक्ट समझा देता हूँ। देखो मैंने रिटर्न फॉर्म्स में यहाँ पे कुछ तथ्य दिए। देखो इन फैक्ट्स के बारे में यहाँ डायरेक्ट ऐसे समझ लेंगे। पंजाब की अगर आपसे भाषा पूछी जाए तो पंजाब की आधिकारिक भाषा क्या है? तो पंजाबी पंजाब की आधिकारिक भाषा है। ये तथ्य हम यहाँ से याद रख लेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब की टोटल जनसंख्या इतनी है, जो भारत की कुल आबादी का इतने प्रतिशत है। वो सवाल नहीं पूछा जाता यहाँ से, मैं आपको बता दूँ। केवल स्पेशल पंजाब अगर होगा, अगर कोई पंजाब से अगर ये वीडियो देख रहा है तो पंजाब वाले स्टूडेंट्स को ये याद करना है। लेकिन पंजाब के अलावा दूसरे अदर स्टेट्स का स्टूडेंट है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है, ये वाला ये ज़रूरी है। पंजाब की जनसंख्या के आधार पर पंजाब का कौन सा रैंक आता है? तो 16वां रैंक है। ये सबके लिए ज़रूरी है। क्षेत्रफल के हिसाब से पंजाब 19वें रैंक पर आता है। ये सबके लिए ज़रूरी है। और सबसे पहले नंबर पर कौन आता है? तो पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। ऐसे याद रख लेंगे आप। पंजाब की टोटल अगर एजुकेशन साक्षरता दर देखी जाए तो लगभग क्या है? 79 पॉइंट कुछ इतना करके, तो लगभग 80% है वर्तमान में, इतना देखा जाओ तो। ठीक, तो ये एजुकेशन भी आपको जनरली यहाँ से याद रख लेना। उसके बाद में हमने क्या क्या तथ्य दे दिए गए हैं, चलो इनको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है पंजाब की राजधानी क्या? तो बताइए पंजाब की राजधानी, आई होप सबको पता ही होगी कि पंजाब की क्या राजधानी। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। चलिए, पंजाब की राजधानी होगी चंडीगढ़। हाँ, पंजाब का अगर आपसे राज्य पशु पूछे तो एक्चुअली ब्लैक बक है, जिसको हिंदी में काला हिरन भी कहते हैं हम। तो मैं लिख देता हूँ काला हिरन, और इंग्लिश में लिख देता हूँ इसकी ब्लैक बक। ये खास हैं, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पक्षी पूछा जाए तो पक्षी क्या है? या तो नाम आएगा बाज का, ये नहीं होगा तो फिर नाम होगा उत्तरी गोशावक। क्या नाम मिलता है कभी कभी? उत्तरी गोशावक। विकिपीडिया से भी अगर आप चेक करेंगे तो यही नाम लिखा वहाँ पे। उसके बाद में अगर हमसे पुष्प यानी कि फ्लावर्स पूछा जाए तो कौन सा है? उसका नाम है ग्लेडियोलस। ये वहाँ का पुष्प है। अगर वृक्ष पूछे तो शीशम का पेड़ है, शीशम। आई होप शीशम ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये जर्नल हमने सीख लिया किसके बारे में? पंजाब के बेसिक चीज़ों के बारे में। अब मैं यहाँ से बात करने वाला हूँ पंजाब के 1 बाय 1 उस कितने ज़िलों के बारे में। तो पंजाब में टोटल पहले 22 ज़िले थे, एक और जोड़ दिया, कितने हो गए हैं? 23 हो गए हैं। तो जो मूल हैं, जो खास हैं, केवल उन पर बात होगी, सब पे बात नहीं होगी। ठीक है, ये बात समझा दूँ मैं आपको। तो सबसे पहला है हमारे सामने है अमृतसर। तो सवाल आएगा यहाँ से कि जो अमृतसर है इसका क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में पूछ सकता है स्थापना किसने की है। इसकी क्या पूछ सकता है आपसे? स्थापना। अगर अमृतसर, और आप देख रहे हैं यहाँ पे मैप दिया है, ये पंजाब का मैप है, और पंजाब के मैप में ये जो रेड है ना, ये है आपका अमृतसर। इससे क्या बेनिफिट्स होगा? एक तो आपको याद रहेगा कि कौन से पंजाब के ज़िलों की सीमा पाकिस्तान से टच होती है। तो यहाँ पर पठानकोट भी है, गुरुदासपुर भी है, और देख रहे हैं अमृतसर की भी टच हो रही है। ठीक, ये भी याद रखेंगे। स्थापना किसने की है? तो जो सिख धर्म है उसमें 10 धर्मगुरु हुए, अगर आपने सबने नाम सुना ही होगा। तो चौथे जो धर्मगुरु थे, यानी कि 4th सिख गुरु, या 4th गुरु कर देता हूँ मैं, गुरु समझ लेना, 4th गुरु। और कौन थे 4th नंबर पे? रामदास। कौन है 4थे नंबर पे? रामदास थे। 1574 से लेके 1581 तक रहे थे। तो ये क्या है? ये है अमृतसर के संस्थापक। अमृतसर के क्या हैं? संस्थापक हैं।
क्या ये बात समझेंगे यहाँ पे? तो एक तो अमृतसर की पूछता है आपसे स्थापना, तो अमृतसर की स्थापना की थी सिख धर्म के चौथे धर्मगुरु रामदास ने की। किसने की? रामदास ने। क्या ये बात समझ में आ गया यहाँ पे? दूसरा क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछा जाएगा कि सर आपने सुना होगा कि अमृतसर में एक फेमस मंदिर है। फेमस क्या है? एक मंदिर है जिसका यहाँ का जो मंदिर है उसका नाम है क्या? स्वर्ण मंदिर। तो यहाँ पर एक मंदिर है, उसका नाम है स्वर्ण मंदिर। चलिए, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे स्वर्ण मंदिर से रिलेटेड, तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। स्वर्ण मंदिर, देखो स्वर्ण मंदिर से पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि इसका अन्य नाम क्या है। ये सवाल आए हुए हैं, मैं आपको पहले ही समझा दूं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो स्वर्ण मंदिर का जो दूसरा नाम है वो श्री हरमिंदर साहिब है। श्री हरमिंदर साहिब, ये स्वर्ण मंदिर का ही नाम है। क्या ये बात समझ में आ गई? यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर इस मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया? निर्माण किसने? क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे। तो अगर आपसे पूछा जाए स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, तो सिख धर्म के जो 5वें धर्मगुरु थे अर्जुन देव जी, उन्होंने इसका निर्माण करवाया है। तो जनरली मैं लिखता हूं कि 5वें, केवल सिख गुरु की जगह मैं गुरु लिख रहा हूं, समझ जाना आप कि 5वें गुरु क्या नाम है? अर्जुन देव। 5वें जो गुरु हैं अर्जुन देव, तो इन्होंने क्या किया था? स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन आता है कि जो स्वर्ण मंदिर है इसकी जो नींव है वो नींव किसने रखी? अगर ये क्वेश्चन की नींव रखी, मैंने आपको ये ऊपर देखा होगा, मैंने संत का एक नाम लिया था, सूफी संत थे जिनका नाम था मियाँ मीर। तो एक है सूफी संत मियाँ मीर, इन्होंने इसकी नींव रखी है। दारा सिखों का नाम सुना ही होगा आपने, ये दारा सिखों के आध्यात्मिक गुरु थे मियाँ मीर, इन्होंने इसकी क्या की है? नींव रखी है। समझ जाएंगे यहाँ पे। एक क्वेश्चन आता है सर कि इस मंदिर पर सोने की जो चादर है किसने चढ़ाई है? देखो पहले मैं मंदिर दिखाता हूँ, जैसे ये मंदिर हो गया, तो ये मंदिर में आप जो देख रहे हैं ना, ये वाली जो सोने की चादर, अरे ये सोने की चादर है ये, ठीक, गोल्डन टेम्पल ऐसे नहीं कहते इसे। तो कह रहे हैं ये सोने की चादर किसने चढ़वाई, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हम लिख देते हैं सोने की चादर, किसने चढ़वाई, ये क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए कि सोने की चादर साहब बताओ किसने चढ़वाई है, उनका नाम क्या है, तो आपने नाम सुना होगा राजा रणजीत सिंह का। तो ये किसने चढ़वाई थी? राजा रणजीत सिंह। तो ये राजा रणजीत सिंह ने ये सोने की चादर इस पर चढ़वाई थी। आई होप आपको ये चीज़ें जनरली समझ में आ गई होंगी, ठीक। और चीज़ें यहाँ से समझो। एक क्वेश्चन ये है, कई बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि ये बताओ भाई गोविंदगढ़ जो किला है वो कहाँ है, तो ये भी अमृतसर में है। एक चीज़ ये आती है। एक क्वेश्चन आता है कि स्वर्ण मंदिर को लेकर एक ऑपरेशन चलाया गया था, एक्चुअली क्या था, यहाँ पे खालिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि स्वर्ण मंदिर को मुक्त किया, ठीक। मुक्त करने के लिए क्या करना पड़ा था? एक ऑपरेशन चलाना पड़ा था 1984 में, एक ऑपरेशन 1984। ये घटना अगर मैं समझाऊंगा बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगी, फिर इसके तार इंदिरा गांधी तक जुड़ जाएंगे। तो ऑपरेशन चलाया गया था 1984 में। बस आपको केवल इस ऑपरेशन का नाम याद रखना है कि भाई स्वर्ण मंदिर पे जो खालिस्तानियों ने, विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था, उन्होंने वहाँ पे क्या था, पनाह ले ली थी स्वर्ण मंदिर पे। तो क्वेश्चन आता है कि उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, जो इंडियन आर्मी के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया, उस ऑपरेशन का क्या नाम है? तो उस ऑपरेशन का नाम था ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऑपरेशन जो ब्लू स्टार है उसका संबंध किससे है? तो स्वर्ण मंदिर से है, ठीक। अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि गोविंदगढ़ का किला, तो गोविंदगढ़ का किला कहाँ पर है? तो ये भी अमृतसर में है, अमृतसर, ऐसा समझ लो, ठीक। उसके बाद में यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे? तो एक क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है कि गुरु नानक देव जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है? तो वो अमृतसर में है। तो मैं ये तथ्य भी लिख देता हूँ, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय
विद्यालय। ठीक, तो इससे दो क्वेश्चंस आते हैं। एक तो पूछा जाता है इसकी स्थापना कब हुई, एक तथ्य, तो 24 नवंबर 1969 में हुई है, ये याद रख लेंगे। और है कहाँ पर, अगर आपसे आ जाए कहाँ है, तो ये कहाँ पर है, ये भी अमृतसर में है। ये सवाल पूछा जाता है, अमृतसर, ये सवाल पूछा जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा लिटिल बिट आपको सिख धर्म के बारे में थोड़ा सा दर्शन करा रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में। तो सिख गुरु, ठीक है, तो टोटल गुरु हुए हैं 10। कितने गुरु हैं? 10। पहले जो सिख गुरु हैं उनका नाम है गुरु नानक, तो मैं केवल नानक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप पूरा जो नाम है, गुरु नानक देव जी हैं, पूरा नाम आप अपने आप से कर लेना। इनका जो टाइमिंग कब से कब तक ये रहे थे, तो 1469 से 1539 तक ये रहे। ठीक, इनकी उपलब्धि अगर आपसे पूछा जाए तो ये सिख धर्म के प्रवर्तक संस्थापक हैं। ये क्या है? सिख धर्म के संस्थापक। तो सिख धर्म के संस्थापक हैं। तलवंडी कर एक जगह है, वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ती है, उसको जनरली ननकाना साहिब नाम रख दिया गया, वहाँ पर ये पैदा हुए थे, ठीक है। इनके बाद में जो दूसरे बने उनका नाम था गुरु अंगद। क्या नाम था? ये इनके शिष्य ही थे, लहना करके इनका नाम था। तो 1539 से लेकर 1552 तक ये रहे, ठीक। ये कार्यकाल भी ज़रूरी रखना है, ठीक है। अगर आप आरओ की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, आरओ में डायरेक्ट फैक्ट नहीं पूछे जाते हैं, वहाँ पे कुट से क्वेश्चंस आते हैं। और इनके बारे में, जो अंगद के बारे में एक खास बात आपको याद रखनी है, तो वो बात ये है कि जो पंजाबी लिपि है ना, उसके जनक हैं ये। यानी कि एक तरह से मैं लिखूं तो गुरमुखी लिपि के जनक। तो दो बातें याद हो जाएंगी यहाँ से, एक तो पंजाबी गुरमुखी में लिखी जाती है, और उसका फाउंडर कौन है? गुरु अंगद, ठीक है। और गुरु नानक साहब के बाद में बने कौन थे? तो गुरु अंगद बने थे, ये भी याद हो जाएगा। नंबर 3 की बात करूंगा तो अमरदास। देखो 3 लिखा ना ऐसे, तो 3 पे जैसे आप बनाएंगे 3, ठीक, तो ये हो गया अमर, 3 से अमर बना सकते हैं आप, अमरदास। तो तीसरे नंबर पे कौन थे? अमरदास। ये 52 से लेकर 74 तक रहे थे, ठीक है। तो ये तो इनका टाइमिंग हो गया। अमरदास से रिलेटेड क्या क्या आ सकता है? तो इन्होंने क्या किया था कि जो सिख धर्म है उसके प्रचार के लिए 22 गद्दियों का निर्माण किया था। एक तरह से ये वो कमेटी समझ लो, ये मंच समझ लीजिए, जहाँ से सिख धर्म का प्रचार किया जाता था। तो क्वेश्चन क्या आता है कि किस सिख गुरु ने सिख धर्म के प्रचार के लिए या गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दियों का निर्माण किया था, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सिख धर्म के प्रचार के लिए 22 गद्दियों का निर्माण, गद्दियों का निर्माण, राइट। ये चीज़ याद रख लेंगे। नंबर 4 पे कौन आ गए हैं? तो नंबर 4 पे भी मैंने आपको बताया था, रामदास उनका नाम था, ठीक। और रामदास जी का जो टाइम जनरली रहा है तो 74 से 81 तक था। तो ये हो जाएगा 1574 से लेकर 1581, ये हो गया इनका टाइमिंग, ठीक। अब इनके बारे में खास बात क्या है? तो आपको पता ही, इन्होंने क्या किया था, ये आपका जो अमृतसर है उसके संस्थापक हैं। तो अमृतसर जो शहर है, अमृतसर की स्थापना की इन्होंने। ये तथ्य इनके बारे में यहाँ से याद रख लेंगे। नंबर 5 यदि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो नंबर 5 पे आ जाते हैं कौन से? अर्जुन देव। अर्जुन देव, ये नंबर 5। अर्जुन देव का जो टाइमिंग रहा, ये टाइमिंग बहुत ज़्यादा खास है, बहुत बार पूछा जा चुका है। कब से कब तक? सर 1581 से लेकर 1606 तक। आप मुझे बताओ, आपको याद होगा अकबर का टाइमिंग, अगर किसी बच्चे को पता है, अकबर मुगल जो बादशाह था अकबर, तो अकबर का टाइम कब से कब तक रहा था? अकबर का टाइम 1556 से लेकर 1605 तक रहा। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? यदि रामदास का टाइमिंग देखें तो 1574 से लेकर 81 तक रहा है। आप टाइमिंग पर चले जाओ। यदि अमरदास देखेंगे तो 52 से 74। इसका मतलब है कि रामदास और अर्जुन देव, मतलब रामदास और अर्जुन देव दोनों किसके काल के में रहे हैं? अकबर के शासनकाल में। तो सवाल आया था, अकबर के शासनकाल में कौन सिख धर्म गुरु थे? तो पहले रामदास जी थे और बाद में अर्जुन देव थे। और अर्जुन देव को क्या कर दी जाती है? बाद में जहांगीर के द्वारा इनको फांसी दे दी गई थी। क्या ये बात समझ में आ जाएगी? यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी कभी। अगला तथ्य
क्या स्पेस है हमारे पास? स्पेस यहाँ है नहीं, तो मैं आपको कहीं भी स्पेस देख के बाकी के नाम, चलिए तो हमारे पास में स्पेस यहाँ नहीं है भाई, ओ माय गॉड। तो फिलहाल हमारे पास में 5 सिख धर्मगुरु हो गए हैं। मैं ऐसे ही बता दूं आपको, आप अपने आप से नोट कर लेना, ठीक है। देखो नंबर जो 6 हैं, तो छठे जो सिख धर्मगुरु थे उनका नाम था हरगोबिंद सिंह। गोविंद सिंह नाम नहीं, हरगोबिंद, हर लगा हुआ है, गोविंद सिंह। देखो 10वें आएंगे उनका नाम होगा गोविंद सिंह। तो छठा और 10वां ऐसे याद रखना, गोविंद सिंह है तो पहले हरगोबिंद और 10वें लास्ट वाले कि बिना हर वाले खाली गोविंद। तो छठे नंबर पर हरगोविंद सिंह। ये 1606 से लेकर 1644 तक रहे थे। और क्वेश्चंस आते हैं ना, अकाल तख्त की स्थापना किसने की है? अकाल तख्त से बहुत बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी प्रोमिनेंट है। तो अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? हरगोविंद सिंह ने की थी, ठीक। उसके बाद में क्वेश्चन आ जाएगा, इनके बाद में कौन बने थे 7वें नंबर पर? तो उनका नाम था हर राय। क्या नाम था? हर राय। तो हर गोविंद हर राय, ठीक। और हर राय का टाइमिंग था 1644 से 1661 तक, ठीक। क्वेश्चन इसके बाद में इनसे रिलेटेड मूल तथ्य नहीं पूछा जाता है। कभी कभी उत्तराधिकारी के युद्ध में इन्होंने भाग लिया था, वो तथ्य पूछा जाता है, लेकिन आप नहीं याद रखें। इनके बाद में बने थे कौन? हरकिशन। हरकिशन का टाइम 61 से 64 तक रहा, ठीक। और क्वेश्चन आता है कि सबसे कम अवस्था या सबसे कम आयु में कौन से सिख धर्मगुरु की डेथ हुई थी? तो ये हरकिशन जी की डेथ हुई थी सबसे कम आयु में, ठीक है। फिर बने थे 9वें नंबर पर तेग बहादुर। 64 से लेकर 75 तक रहे। और इनकी खास बात नहीं है, जनरली क्या हुआ था कि औरंगजेब ने क्या, इनको फांसी दे दी गई थी। तो सवाल आता है किस धर्मगुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी? उनका नाम था तेग बहादुर। और ये कौन से नंबर के गुरु थे? 9वें नंबर के थे। 10वें नंबर में कौन आ जाते हैं बच्चों? 10वें पे आ जाते हैं कौन? उनका नाम था गोविंद सिंह। ये 1675 से लेकर 1708 तक ये रहते हैं। और इन्होंने क्या था? खालसा पंथ या खालसा सेना की स्थापना की थी। ये सबसे अहम क्वेश्चन बनेगा, समझ में आ गया यहाँ पे। तो यहाँ से हम याद रख लेंगे सिखों के इन सारी चीज़ों के बारे में। चलिए, तो ये हो गया हमारा कौन सा? अमृतसर वाला जो टेम्पल है। अगली जगह है भटिंडा। तो भटिंडा मैप में आप देख रहे हो, ये कौन सी जगह है? भटिंडा है। भटिंडा किस चीज़ के लिए खास है? तो अगर यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपको ये बता दूँ, पूरे एशिया की सबसे बड़ी जो छावनी है ना, वो भटिंडा में। सेना की सबसे बड़ी, थल सेना की सबसे बड़ी छावनी। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ भटिंडा में कि एशिया की सबसे बड़ी छावनी। एशिया की सबसे बड़ी छावनी कहाँ है? भटिंडा में है। एक क्वेश्चन ये आता है, देखो आपने एक नाम सुना होगा एक सुल्ताना का, जो भारत के इतिहास में पहली सम्राट बनी थी, उसका नाम था रजिया। ये भारत की प्रथम महिला सुल्तान है। इससे पहले कोई भी लड़की कोई सुल्तान नहीं बनी, ना मुस्लिम्स, ना हिंदू, ना किसी रिलीजन, ठीक। तो रजिया को क्या किया गया था? तो भटिंडा में यहीं पर एक इसका सिपाही समझ लेंगे, उस मतलब रजिया जब राजा थी तो रजिया की ओर से एक व्यक्ति था जिसका नाम था अल्तुनिया। तो अल्तुनिया को भटिंडा का सूबेदार बनाया गया था। और भटिंडा में उस बंदे ने विद्रोह कर दिया था। जब रजिया सेना लेकर लड़ने जाती है तो रजिया को कैद करके भटिंडा के किले में रखा गया था। तो क्वेश्चन ये आता है कि भटिंडा, रजिया सुल्तान को कहाँ के किले में कैद रखा गया था? तो भटिंडा के किले में। तो रजिया को कैद करके रखा गया था यहाँ पे। बस 2 बातें यहाँ से भटिंडा के बारे में याद रख लेना आप, ठीक है। उसके बाद में अगली कौन सी जगह है हमारा? अच्छा, पठानकोट। तो क्वेश्चन आपसे ये आ सकता है कि पंजाब का कौन से ज़िले की सीमा जम्मू कश्मीर से लगती है? तो पठानकोट की लगती है। किसकी लगती है? पठानकोट की। पठानकोट से रिलेटेड यदि आपसे तथ्य पूछे हैं तो एक तो आपको मैंने बताया था यहाँ पे आतंकी हमला हुआ था, तो आतंकी हमला, ठीक। दूसरा किस चीज़ के लिए फेमस है ये? तो यहाँ पे हमारी जो वायुसेना है उसका यहाँ पे एयरबेस है, तो वायुसेना का अड्डा है यहाँ पे, वायुसेना का अड्डा, ठीक। ये 2 तथ्य हम किसके बारे में याद रख लेंगे? तो ये याद रख लेना पठानकोट के बारे में। पठानकोट के बाद में अगली कौन सी जगह आती है? अगली जगह का नाम है जालंधर। कौन सी जगह आ गई? जालंधर। तो जालंधर में कपड़े का बहुत बड़ा काम है, इसीलिए ये जो फेमस है जालंधर, वो किस? तो होजरी कपड़े के उद्योग के लिए। होजरी मतलब वस्त्र उद्योग, तो होजरी उद्योग के लिए फेमस है।
तो सवाल आ सकता है कि पंजाब का कौन सा ज़िला कपड़ा या होजरी उद्योग के लिए, या इसको फिर मैनचेस्टर किसको कह सकते हैं हम पंजाब का, तो जालंधर को हम पंजाब का मैनचेस्टर कह सकते हैं। मैनचेस्टर एक जगह थी लंदन में जहाँ पे सबसे ज़्यादा कपड़े की पहली दुनिया की फैक्ट्री कारखाने वगैरह काम होता था। इसी वजह से दुनिया में अब जहाँ जहाँ पर भी फैक्ट्री कारखाने कपड़े के होते हैं उन जगहों को कहा जाता है मैनचेस्टर। ठीक है, चलो अगली जगह देखते हैं। अगली जगह आ गई है कपूरथला। तो कपूरथला में मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में जब एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे क्या है हमारा जो रोल, आपका जो ट्रेन है उसकी कोच फैक्ट्री है यहाँ पे, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं ऐसे, रेल कोच फैक्ट्री। दूसरा क्या है, यहीं पर हरिके बैराज बना है, हरिके बैराज बना है यहीं पर ही। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए हरिके बैराज कहाँ हैं। अब ये बैराज, ये नदियाँ वदियाँ मैं आपको बता दूं, इसके बाद में जो 4th नंबर की वीडियोस आएगी तो 4th नंबर पे मैं पहले कोई भी राज्य एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ 4th नंबर पे, क्योंकि इन चारों राज्यों से रिलेटेड हमारी एक नदी है सिंधु नदी तंत्र। तो अगली जो 4th नंबर की वीडियो आएगी वो सिंधु नदी आएगी, उसमें सारी परियोजनाएं, कौन सी नदी कहाँ से, उनकी सहायक नदियाँ, ये सब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कल ये वीडियोज़ आपको मिल जाएगी वाली। ठीक है, तो हरिके बैराज कहाँ, क्वेश्चन ये डायरेक्ट आया था कि हरिके बैराज कहाँ पर है, तो ये कपूरथला में है। ठीक, अगली जगह देखते हैं। अगली जगह है लुधियाना। यदि आप मैप में अगर आप नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है लुधियाना। तो क्वेश्चन है कि पंजाब का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो ज़िला है वो कौन सा है, तो लुधियाना। तो यहाँ पे एक तथ्य तो यही बनता है हमारा कि हम लिख सकते हैं कि सबसे बड़ा शहर किस किस में सबसे बड़ा है, तो क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा है एक। दूसरा जनसंख्या घनत्व में, जनसंख्या घनत्व डेंसिटी पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा यहीं पर ही है, ये इन चीज़। दूसरा क्या है, लुधियाना क्या है, लुधियाना में ऊनी वस्त्रों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, दूसरा आप साइकिल जो होती है ना, नीलम की साइकिल आती है, हीरो की साइकिल आती है, जो भारत में हीरो साइकिल का जो कारखाना है, हीरो साइकिल का कारखाना, हीरो साइकिल का कारखाना, तो वो भी कहाँ पर है, लुधियाना में है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम किसके बारे में याद रखेंगे, लुधियाना के बारे में। अगला अगर हम देखेंगे तो अगला है हमारे पास में पटियाला। आपने गाना सुना है पटियाला द पैक लगा के, तो इससे इसलिए याद नहीं क्योंकि पटियाला में पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री है। तो किसके लिए फेमस है, तो ये पंजाबी फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन यदि आ जाए कि पंजाब का कौन सा ज़िला मतलब वहाँ की मूवी के लिए फेमस है, तो वो कौन सा था, पटियाला। गुरदासपुर देख लेंगे, तो गुरदासपुर आपका ये है यहाँ पे। तो यहाँ क्वेश्चन है कि क्या है, यहाँ पे करतारपुर कॉरिडोर है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, करतारपुर कॉरिडोर। तो अगर क्वेश्चन आ जाए, ये कॉरिडोर का मतलब होता है एक मतलब संकीर्ण छोटा पतला गैलरी टाइप का एक रास्ता। ठीक है, जो जाता है कहाँ, पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में यहाँ पे एंट्री पास है सिख टेम्पल की वजह से। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे। तो पंजाब की बेसिक चीज़ें तो हमने जनरल जान ली, जितना भी मैं आपको पंजाब समझा सकता था कि भाई पंजाब में अगर गुरदासपुर पूछा जाएगा तो करतारपुर कॉरिडोर के लिए फेमस है, पटियाला अगर आपसे पूछा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए फेमस है, लुधियाना पूछेंगे तो लुधियाना क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे बड़ा है, ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए यहाँ पर हीरो साइकिल का कारखाना है यहाँ पे। उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कपूरथला, तो कपूरथला के बारे में यहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री है और हरिके बैराज भी यहीं पर है। अगर हमसे कौन सा पूछ ली जाए कि जालंधर, तो होजरी का यहाँ पे वस्त्रों का काम बहुत बड़े पैमाने पर होता है। पठानकोट किसके लिए, तो पठानकोट में आतंकी हमला हुआ था, वैसे भी हमारा वायुसेना का हवाई अड्डा देख ले, बिल्कुल ये रखा, ये पाकिस्तान है ये अड्डा, यहाँ से यहाँ पे है आपका लाहौर, 1 मिनट लगा उसको उड़ाने में। इंडियन वाले बहुत चालाक बन गए। ठीक, ये हमारा कौन सा हो गया, तो ये हमारा है बठिंडा। बठिंडा में किसको कैद करके रखा गया था, रज़िया को रखा गया था। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली हैं। अब 2-4 तथ्य हैं जो और मैं आपको समझा देता हूँ जल्दी से, उनको आप ऐसे याद रख लेना, डायरेक्ट फैक्ट्स हैं, जैसे कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 देखो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि साहब पंजाब में प्लस हरियाणा में प्लस चंडीगढ़ में भी, इन तीनों में जो बारिश होती है, वर्षा, वो कौन से मौसम से होती है, तो एक
पहली बात तो पूरा चैप्टर है, ये पूरा टॉपिक आएगा जिसमें मैं आपको जलवायु बताऊंगा, भारत की जलवायु, तो वो तो तब सीखेंगे। लेकिन अभी डायरेक्ट अगर सवाल आ जाए कि पंजाब हरियाणा या चंडीगढ़ में जो वर्षा होती है वो कौन से मौसम से होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। अब देखो ये दिक्कत की बात है, ये पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, तो मैं यहाँ अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अगर चाहो तो याद रख सकते हो, या केवल मेंशन रखो कि कुछ होगा पश्चिमी विक्षोभ जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश होती है। पश्चिम विक्षोभ जैसे ही जलवायु वाला पूरा चैप्टर आएगा उसमें मैं टोटल बताऊंगा किस किस तरह से, कैसे बारिश कहाँ होती है, कब होती है, क्या कारण है, इस तरह से समझ में आ गया यहाँ पे जनरली। उसके बाद में नेक्स्ट तथ्य देख लेते हैं। एक तथ्य मैंने एक क्वेश्चन देखा, आरओ में आ चुका ऑलरेडी, क्वेश्चन पूछा गया था जो थार का रेगिस्तान है, थार जो डेजर्ट है, तो पहली बात तो ये डेजर्ट आपको जनरल अगर आपसे पूछे भी भारत में जो रेगिस्तान है, ये थार का रेगिस्तान कहाँ पर है, तो हम बिना सोचे समझे राजस्थान का जवाब देते हैं, जबकि ये गलत जवाब है। थार एक्चुअली क्या है, देखो आप ऐसा समझो, यदि मैं इस तरह से बात करूं तो मान लो कि ये हो गया हमारा पंजाब, ये हो गया हमारा हरियाणा, ये हो गया राजस्थान, ये हो गया गुजरात। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ इन चारों में क्या है, यहाँ पर पंजाब है, यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इन चारों में थार है। मतलब थार का जो डेजर्ट है वो है ज़्यादा कहाँ पर है, ज़्यादा राजस्थान में है। लेकिन सवाल ये था कि निम्नलिखित में से किस में थार है, तो इन चारों में, पंजाब में भी, हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी, गुजरात में भी। कच्छ वाला जो रण वाला क्षेत्र है यहाँ पे, ऐसे समझेंगे यहाँ पे, ओहो यहाँ तो गुजरात हो गया। तो ये तथ्य आपको याद ही रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जान लीजिए, एक तथ्य मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर ही चुका हूं, जबकि मैं यहां से समझ लो कि भाई पंजाब में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पंजाब में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, तो कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, 2। कहाँ कहाँ हैं सर, एक तो है अमृतसर में है, अमृतसर, आई का मतलब इंटरनेशनल, ए का मतलब है एयरपोर्ट। दूसरा कहाँ पर है, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये 2 सवाल आ चुका ऑलरेडी कि पंजाब में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, तो पंजाब में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, ठीक। और एक क्वेश्चन वो आपको ऊपर मैं बताया था, वहाँ पे कहाँ का, होशियारपुर का। होशियारपुर में क्या है, सबसे ज़्यादा वन, तो यानी कि पंजाब में सबसे ज़्यादा, अगर आपसे वन पूछा जाए, सबसे ज़्यादा आपसे क्या पूछता है, वन, तो कहाँ पर हैं, होशियारपुर में है, सबसे ज़्यादा होशियारपुर में सबसे ज़्यादा वन है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए भी पंजाब की ये बताओ सबसे मुख्य अर्थव्यवस्था क्या है, मुख्य अर्थव्यवस्था, तो पंजाब की जो सबसे जो मुख्य अर्थव्यवस्था वो क्या है, एग्रीकल्चर, कृषि है। यहाँ पे लोग खेती ज़्यादा करते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर जनरल अगर कोई बात करे कि सब स्वर्ग मतलब पूरी पृथ्वी पे खेती के लिए सबसे शानदार जो जगह है, ये पंजाब वाली पूरी बेल्ट जो भारत और पाकिस्तान के हिस्से में आती है, सबसे शानदार जगह है। उसके बाद में देखो नदी का जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब तो मैं पढ़ाऊंगा ही वहाँ पे, लेकिन आपको एक छोटा सा तथ्य ही समझ लो। मान लो उदाहरण के रूप में ही पंजाब है, अब ये पंजाब है अब का, वर्तमान का। पहले पंजाब में देखो, पहले पंजाब में 5 नदियां थीं। कितनी नदियां, 5 नदियां। और अगर आपसे पूछे अब कितनी है, तो अब हैं 3। देखो एक नदी ये आती है इस तरह से पाकिस्तान में चली जाती है, एक नदी आती है पाकिस्तान में रहती है, एक नदी यहाँ से आती है इस तरह से ये चली जाती है, ऐसे मिल जाती है, ठीक। अब आप समझो, ये जो फर्स्ट वाली जो नदी है इस वाली का नाम है रावी। क्या नाम है, सॉरी, रावी नदी। ये हो गई एक रावी नदी। एक ये है यहाँ पे नदी यहाँ से निकलती है जिसका नाम है व्यास कुंड से व्यास नदी, व्यास नदी। एक हमारी ये मानसरोवर झील के पास से निकलती है, रागस्थान पर्वत के पास से, तो जिसका नाम है सतलज। क्या नाम है इसका, सतलज। ओह उल्टा लिख दिए, सतलज, ये नदी हो गई, ठीक। अब आप समझो ध्यान से जो जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये वाला जो क्षेत्र है पंजाब का, सतलज नदी के नीचे का जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र का नाम है मालवा का
पठार नहीं है, मैदान है। पठार मध्य प्रदेश में। तो ये सवाल आया था भारत के किस राज्य में मालवा का मैदान स्थित है, तो 90% बच्चे बिना पढ़े मध्य प्रदेश लगाते थे, क्योंकि मालवा का पठार पढ़ा उन्होंने, यहाँ पे मैदान है। यहाँ पे समझ में आ गई। यहाँ पे दूसरा तथ्य देखो, यहाँ पे दो नदियों का बीच का जो क्षेत्र मैंने आपको बताया था उसको कहा जाता है दोआब। यहाँ भी एक नदी हो गई, कौन कौन सी, व्यास और सतलज। ऐसे ही यहाँ पे नदी, ये वाली दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है ये भी दोआब है। ऊपर भी एक नदी आती है, यहाँ से जाती है, इधर से ऐसे होके चली जाती है, ठीक। इस नदी का नाम है चिनाब। तो यहाँ पर भी एक तरह से हमारे पास में ये दो नदियाँ हो गई, रावी और इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है। तो क्वेश्चंस क्या बनता है कि रावी और सतलज, तो देखो इन तथ्यों से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। एक तथ्य तो आएगा ये वाला कि चिनाब और रावी के बीच में, चिनाब के बीच में और रावी के बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, यानी कि दो नदियों का क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र का नाम क्या है, तो इसका नाम है रचना, इसका नाम है रचना दोआब, रचना दोआब। रै से रावी, चे से चिनाब, रै से रावी, चे से चिनाब, समझ में यहाँ पे। तो रावी और चिनाब नदी के बीच का क्षेत्र है रचना दोआब। उसी तरह से रावी और व्यास के बीच का अगर आपसे पूछा जाए तो उसका नाम है बारी दोआब, बारी दोआब। ये सवाल आए हुए हैं। तो बै का मतलब है व्यास, रै का मतलब है रावी। तो व्यास और रावी के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है बारी दोआब, जबकि व्यास और सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र कहलाता है उसको कहते हैं बिस्त दोआब, बिस्त दोआब। दो का मतलब दो और आब मतलब नदी, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। तो ये तथ्य हमें ये भी क्या करना है, याद ही रखना है, ठीक। अब हमारा बचा कौन सा राज्य, चंडीगढ़ के बारे में समझ लो थोड़ा सा कुछ। देखो, चंडीगढ़ की स्थापना मैंने आपको बताई दी है, जब हरियाणा बना था तो वो 1 नवंबर 1966 में तभी चंडीगढ़ बना था। चंडीगढ़ खुद केंद्र शासित प्रदेश है अपने आप में। यहाँ का एक फेमस क्या है, एक पार्क फेमस है जिसका नाम है रॉक गार्डन, रॉक गार्डन फेमस है, रॉक गार्डन प्रसिद्ध है यहाँ पे। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कभी कभी कि ये बताओ इसका निर्माण किसने करवाया। अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए तो नेक चंद ने करवाया था, नेक चंद्र ने, ठीक। बाकी जब यूनियन टेरेटरीज हम एक साथ में पढ़ेंगे तब मैं चंडीगढ़ को वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। आई होप आपको चंडीगढ़ के बारे में काफ़ी चीज़ें ये समझ में आ गई होंगी। और चंडीगढ़ के बारे में जनरली और हम देखें तो क्या बचा है यहाँ पे पंजाब में, चंडीगढ़ के पास में एक जगह है मोहाली, जस्ट चंडीगढ़ के पास में नीचे। तो ये भी यह समझा देता हूँ मैं। मोहाली ये भी एक ज़िला था पंजाब का ही, ठीक है। अभी इसका जो नाम है ना, अब जो नाम है वर्तमान में, नाम वर्तमान में इसका नाम चेंज कर दिया है। अब इसका जो नाम रख दिया है वो इसका नाम रख दिया है SS, मतलब है शहजादा अजीत सिंह नगर। क्या नाम रख दिया, शहजादा अजीत सिंह नगर है। ये फेमस किस चीज़ के लिए है, तो मैं आपको बता दूं, आपने नाम सुना होगा मोहाली स्टेडियम, मोहाली स्टेडियम। तो अगर ये ना आए तो क्वेश्चन आ जाएगा क्रिकेट के लिए फेमस है। क्या ये बात समझ में आ गया, यहाँ पे किस चीज़ के लिए फेमस हो जाएगा, क्रिकेट के लिए ही फेमस हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये जितना भी बेसिक तथ्य थे पंजाब के मैंने यहाँ पे कवर करा दिए। तो अगली वीडियो में अब आपको क्या रहेगा, अब जब हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे तब हमें हर एक चीज़ के बारे में पता है, क्योंकि हमें लद्दाख के बारे में पता है, हमें कश्मीर के बारे में पता है, हमें हिमाचल प्रदेश के बारे में पता है, हमें पंजाब के बारे में पता है। इतना पढ़ने के बाद में अब हम जब सिंधु नदी पढ़ेंगे तो सिंधु नदी बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो वीडियोज़ है तो मैं आपको बता दूं, ये RO ARO चाहे आपका वनडे एग्जाम्स हो, किसी भी एग्जाम्स में आप देखेंगे तो इसी तरह के फैक्चुअल का अगर ग्राफ है तो ये बहुत ही ज़रूरी है। मैपिंग तो आपको इस तरह से आनी ही चाहिए, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर। यदि आपको अगर ये सेशन बढ़िया लग रहा है, इसको मैं आगे कंटिन्यू अगर करूँ तो आप मुझे कमेंट करिए और साथ साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ठीक है गाइस। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।